हेलो गाइस, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय वीके सर में। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को लेकर शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि कक्षा 12 के एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ये समझ लीजिएगा कि आपके सर के ऊपर मंडरा रहे हैं। उनसे छुटकारा पाना है तो अपने ऑनलाइन स्टडी बाय वीके सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनके माध्यम से आपको इस छुटकारा के जो मेन टॉपिक्स रहेंगे उनको पढ़ा दिया जाएगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए ऑनलाइन स्टडी बाय वीके सर का सपोर्ट करना चाहिए। अधिक से अधिक मित्रों तक अपने इस वीडियो को शेयर करना, लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब आप इन चीज़ों को भूल जाते हो तो मैं हताश हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, मेरे आगे कदम बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। तो चलिए, आज हमारे पास बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है जो आपके हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यहाँ पर दिया गया है संक्रमण दिया गया है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, या करके पूछा जाता है डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, किसे कहते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और विशेषताएं लिखिए, और विशेषताएं लिखिए। ये भैया आपका प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कैसे? यहाँ पर देखिए, मैंने आवर्त सारणी बनाई हुई है। एक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा चित्र जैसा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैंने सपोज करिएगा, जब बिल्डिंग बनाई जाती है ना तो उसका लेआउट तैयार किया जाता है, तो मैंने यहाँ पर लेआउट तैयार कर दिया है। अब यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पर जो आपको ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, मतलब आप लेफ्ट चल करके राइट की ओर जाओगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। जब आप इसको कह सकते हो कि क्षैतिज तल में, क्षैतिज तल होता है मतलब पृथ्वी के संपर्कित, ठीक है, उसे भू संपर्कित कहा जाता है। जो एकदम नीचे नीचे चला जाता है, सीधी रेखा में चला जाता है, उसे हम लोग क्षैतिज कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्षैतिज वाले तल को आवर्त कहते हैं। क्या भैया बोलते हैं इसको? इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? आवर्त। यदि बात की जाए आपकी आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, तो आपको 7 आवर्त बताने हैं। तो ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। आपको एक बात समझ में आ गई है कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? 7। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। आप इसको आराम से याद रखिएगा, भूलने की आवश्यकता नहीं है। आप भूलोगे तो इसका मतलब यह है कि सर के द्वारा जो पढ़ाया गया वो अच्छा आपको नहीं लगा है, तभी तो आप भूल गए, है ना? तो एकदम से अब इसके बाद में बात की जाती है कि आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं। अब हम जानते हैं वर्ग को समूह भी कहा जाता है, वर्ग को ग्रुप भी कहा जाता है। तो आप चाहे वर्ग याद रखो, समूह याद रखो, ग्रुप याद रखो, बात एक ही है। तो आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग होते हैं। कितने बेटा होते हैं? 18। ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इसका मतलब है जो आपने ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई रेखाएं देखी हैं, पंक्तियां देखी हैं, कॉलम देखी हैं, देखा है, जो कॉलम होता है, खंबा बनता है, कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर होता है, होता नहीं होता? तो कॉलम को ही यहाँ पर हम लोग कहते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। आपने देखा होगा कि आपका घर तो बनता है कि नहीं बनता है, और जब घर बनता है तो उसका जो पिलर खड़ा किया जाता है तो वो एक वर्ग की आकार का होता है। जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, तो एक वर्ग होता है कि नहीं होता है?
इसीलिए यहाँ पर उसको ही वर्ग बोला गया है। जो आपकी पंक्ति खड़ी हुई होती है, ऊर्ध्वाधर में होती है, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त हो गए और इसके अलावा 18 आपके वर्ग हो गए। ठीक है, इसके बाद में ध्यान देना है कि आवर्त सारणी में हमारे पास उपकोष होते हैं, होते नहीं होते? तो आप उपकोष के साथ साथ याद रखिए कि सर एक चीज मुझे बता दीजिए, ब्लॉक कितनी होती हैं? पहले तो यहाँ सीख लेते हैं, फिर उपकोष में चलते हैं। तो जब हम लोग किसकी बात करते हैं, ब्लॉक की, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं कि जब हम लोग अपने आवर्त में बात करते हैं, आवर्त सारणी में, तो आवर्त की कुल संख्या, आवर्त की कुल संख्या कितनी हो जाती है भैया? 7 हो जाती है। इसके बाद में कोई पूछता है समूह की संख्या बताइए, समूह की संख्या, तो भैया जी क्या बताओगे आप लोग? 18 बताओगे। पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? कितने ब्लॉक होते हैं? तो आप क्या बताओगे? हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। ब्रैकेट में लिख देता हूं, S P D और F, SPDF। तो ये क्या हो गए? आपके 4 ब्लॉक हो गए। अब इन 4 ब्लॉकों को कब बांटा गया है? ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपका वर्ग नंबर फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक, भैया जी बड़े गौर से ध्यान देना है, जो वर्ग नंबर फर्स्ट से लेकर के सेकेंड तक, इन दोनों को हम लोग एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व या एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है, या आप तत्व भी कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद में याद रखना है कि आपके वर्ग नंबर 13 से लेकर के 18 तक, वर्ग नंबर 13 से लेकर के 18 तक, इसे हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। भैया जी क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। एकदम से भूलना नहीं आपको है, वर्ग नंबर 13 से लेकर के 18 तक के जितने भी आपके वर्ग होते हैं उन सभी को पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। वर्ग नंबर 1 से लेकर के सेकंड तक, मतलब 1 और 2, मतलब वर्ग नंबर पहला और वर्ग नंबर दूसरा, इसको हम लोग एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसके बाद में आ जाइएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वर्ग नंबर 3 से लेकर के 12 तक, वर्ग नंबर 3 से लेकर के 12 तक, इसको हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या तत्व बोल सकते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। तो आपने क्या समझा है कि वर्ग नंबर 1 से लेकर के दूसरे तक, इसे हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व। वर्ग नंबर 13 से लेकर के 18 तक, इसे हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। और जब हम लोग बात करते हैं वर्ग नंबर 3 से लेकर के 12 तक के तत्वों को, इसे हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये चीज आपने सीख ली है। तो हम लोग डिस्कशन किसके ऊपर करने वाले हैं? इसी डी ब्लॉक को लेकर के हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज बहुत सुंदर से समझा देता हूं, इनमें जो तत्व भरे जाते हैं उन तत्वों का क्या नाम होता है, उन तत्वों को कैसे याद किया जाता है, क्या उसकी कोई ट्रिक बनी है? बहुत सारी ट्रिक पढ़ी होंगी आप लोगों ने। तो ऐसे ही ट्रिक आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे हमारे ऑनलाइन स्टडी बाय वीके सर चैनल में। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री का ऐसा कोई टॉपिक होगा जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, उसको भी हम आसान बना देंगे, जो आपने यूट्यूब चैनल पे नहीं भी देखा होगा। तो आज आप लोग यहाँ पर हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहां पर अभी ध्यान देंगे। तो आपने ये चीज सीख ली भैया? सीख ली है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या हमारे वीडियो को अपने हिसाब से पॉज करके या उसको स्क्रिप्ट करके आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन देखना हर स्टेप को है, भूलना नहीं है। तो आवर्त की कुल संख्या 7 हो गई है, समूह की वर्ग संख्या जो है वो 18 हो गई है। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 होते हैं, जिसे हम लोग SPDF बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है एफ वाला। एफ वाला आपने देखा होगा कि जो आपका यहां पर वर्ग नंबर जो आपका आवर्त नंबर 6 और 7 वाला होता है, वर्ग नंबर 6 और 7 वाला, यहां से इसमें आपके 11 तत्व इसमें भरे जाते हैं। ठीक है,
ये हम बाद में सिखा देंगे, लेकिन यहाँ पे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि इसे हम लोग डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आइएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे बोला गया है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व उसे कहा जाता है, देखिए मैं उत्तर यहाँ पे लिख देता हूं, ऐसे तत्व जिनका बाह्य इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में ऐसे तत्व जिनका बाह्य इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में आंशिक रूप बोल सकते हो, डी उपकोश में आंशिक रूप से भरा होता है उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जिनका बाह्य इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में आंशिक रूप से भरा होता है उसे हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो हमारे इस लाइक वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए, अब इसमें दिया गया है संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व किस लिए कहा जाता है, चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं संक्रमण तत्व। क्या लिखेंगे भैया? हम लोग संक्रमण तत्व के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, जब कोई व्यक्ति खांसी, खुर्रा, खुजली से परेशान हो जाता है तो उसे कहा जाता है संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। लेकिन जब हम लोग अपने बॉडी को देखते हैं तो बॉडी में क्या हो जाता है, हम लोग संक्रमित हो जाते हैं। किसी को खांसी आ रही थी, उसके पास बैठ गए तो मेरे को भी आना शुरू हो गया। दूसरे को खुजली हो रही थी, उसके कपड़े से मैंने पोंछ लिया या मैंने उसके संपर्क में आने से उसका पैर छू लिया है, मेरा पैर उसके पैर से रगड़ गया या उसके संक्रमित बॉडी से रगड़ गया, तो क्या हो जाएगा, वो बीमारी मेरे अंदर फैल जाती है। तो इसका मतलब है कि वो संक्रमित जो रोग था वो मेरे अंदर भी आ गया। कहाँ गया? मेरे अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि ये बॉडी के अंदर ही तो रहेगा। फिर वो बाहर आ जाता है जब मुझे महसूस होता है कि ऐसा लग रहा है कि हम बीमार हो गए हैं, मुझे बहुत तेज से खांसी आ रही है, आ रही नहीं आ रही है, तो वैसे ही डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। क्योंकि बेचारे ये भी परेशान है, क्योंकि जो डी ब्लॉक का तत्व है वो बीचों बीच में बैठा हुआ है। एक तरफ आपका पी ब्लॉक है, दूसरा तरफ आपका एस ब्लॉक है। इन दोनों के संपर्क में आने से वो संक्रमित हुआ चला जा रहा है, वो बीमार होता चला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां पर ध्यान देते हैं। संक्रमण तत्व मतलब ऐसे तत्व जो एस और पी के बीच में स्थित हों। क्या बोलेंगे भैया जी? ऐसे तत्व, बहुत आराम से सीखेंगे हम लोग। ऐसे तत्व जो एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित हो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बताइए मेरे जिगर के छल्लों, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आपने इसमें देखा और समझा भी है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं या बीच में स्थित होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है एस के भी कुछ लक्षण मिलेंगे और इसमें जो आपका डी ब्लॉक है उसमें कुछ लक्षण आपके पी वाले ब्लॉक के मिलेंगे। तो दोनों के जो लक्षण मिलेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो डी ब्लॉक है वो संक्रमित हो गया। क्या हो गया? संक्रमित हो गया। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है,
तो अब इसके बाद में आगे ध्यान दीजिएगा। यदि मेरा ये पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। ये मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा ये समझ में नहीं आता है तो आपसे पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपने संक्रमण तत्व के बारे में सीख लिया है। कुछ मत याद रखिएगा, जो एस और पी के बीच में पड़ता है उसे डी ब्लॉक कहते हैं और ऐसे तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि ये आपके संपर्क में आते हैं, एस के भी आते हैं और पी ब्लॉक के भी संपर्क में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आपने यहां पर संक्रमण और डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में सीख लिया है। अपने हिसाब से बेटा सब लोग इसको देखा करो और अपने हिसाब से इस वीडियो को पॉज किया करो, चला लिया करो और नोट्स बनाना मत भूलिएगा क्योंकि यही आपको आगे भी काम में आने वाले हैं। अब यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर के। भैया जी आइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका पूछेगा? यहां पर पूछेगा डी जो ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है ये आप लोग कैसे ध्यान दोगे? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस जरा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि आपको याद रखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 इंटू डी। ये 1 से लेकर के 10 और फिर कॉमा आएगा NH2। बस ये आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है। इसका मतलब है कि यहां पर इसकी बाह्य कोश में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या दो हो सकते हैं। 1 से 2 आप कर सकते हो, यहां पर 1 से लेकर के 2। ठीक है, अब आपको याद रखने की बात यह है क्योंकि अभी मैंने बताया आप लोगों को है कि जो डी ब्लॉक होता है वो आंशिक रूप से भरा होता है, मतलब उसमें आप कभी एक इलेक्ट्रॉन पाओगे कभी 2 पाओगे। डी वाले कक्षा की बात करना, डी वाले उपकोष की। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने लिखा है स्कैंडियम, फिर लिखा है टाइटेनियम, फिर लिखा है वेनेडियम। ठीक है, तो स्कैंडियम होता है 21, टाइटेनियम होता है 22, वेनेडियम होता है 23। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कैसे करते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। 1s2 फिर आ जाएगा 2s2 फिर आ जाएगा 2p6 3s2 ठीक है, फिर आ जाएगा 3d1 और 4s2। चेक करिएगा जरा एक बार इसको। 2 2 4 6 10 10 2 12 12 और 1 13 13 और 2 15। अभी फिर कम रह जाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p वो ठीक है। इसके बाद में आ जाइएगा 4s2, फिर लिखेंगे हम लोग 3d 2 2 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 2 14 14। ठीक है, अभी देखो, अभी हम लोग इसको इधर बेटा लिख लेते हैं। जैसे ये होता है 1s, फिर होता है 2s 2p और फिर होता है 3s 3p 3d 4d, फिर होता है 4s 4p फिर 4d। घबराना नहीं, आपको हर चीज सिखाऊंगा मैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 3s 3p 3d और फिर आएगा 4d, फिर आएगा 4f, यूं 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 और यूं। चलिए ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा 1s 2s 2p 3s, फिर आएगा 3p। क्या भैया आएगा 3p 4s 4s, फिर आएगा 3d। क्या आएगा 3d आएगा। चलिए अब इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। जहां पे p देखना है वहां पे 6 भर देना है और जहां पे d देखना है और s देखना है वहां पे 2, जहां पे d देखना है वहां पर 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 6 10 2 12 12 और 6 18 18 2 20 और 1 21। ठीक है, आइए जरा इधर फिर से एक बार हम लोग समझते हैं कि जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूं बड़े अच्छे ढंग से। ठीक है,
अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका हम लोग करेंगे तो अभी मैंने बताया है कि इसके डी वाले कक्षक में या डी वाले उपकोष में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। कम से कम 1, अधिक से अधिक 10 भर सकते हो, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है। आइए तो ये भैया आएगा 1s 2s 2p 3s, फिर आ जाइएगा 3p 4s और 3d। अब ऐसा आप लोग कर सकते हो, इस 3d को आगे कर दो, 4s को पीछे कर दीजिएगा। कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को है। चलिए तो मैंने कर दिया है 3d और फिर कर दिया है 4s। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से हम लोग ध्यान देंगे। आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं वो मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बता दूं। जहां पर s देखना है वहां पर आप 2 भरोगे, जहां पर आप p देखोगे वहां पर 6 भरोगे, जहां पर d देखोगे वहां पे 10 भरोगे, जहां पर f देखोगे वहां पे 14 इलेक्ट्रॉनों को आप लोग भर सकते हो। ये आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, ये आप ट्रिक याद कर लीजिएगा। जहां पर s ब्लॉक देखोगे वहां 2 भरोगे, जहां p देखोगे वहां 6 भरोगे, जहां d देखोगे 10 भरोगे, f देखोगे वहां 14 भरोगे। इसका मतलब है कि इनसे आप ज्यादा नहीं कर सकते हो, कम तो कर सकते हो परंतु ज्यादा नहीं कर सकते हो। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर है स्कैंडियम वाला, अब जहां पर s देखो वहां 2 भर दो, 2 2 6 2 6 2। आइए अभी आपसे मैंने बताया था कि डी में क्या भर सकते हो कि 1 से लेकर के कहां तक पहुंचेगा, 10 तक, 1 से लेकर के। अब बेटा 2 2 4 2 6 2 8 8 और 12 कितने हो गए, 20। 8 और 12 20, बचा एक इलेक्ट्रॉन आप यहां भर दीजिए। अब चेक करिएगा डी वाली कक्षक जो है उपकोष जो है वो पूरा भरा हुआ नहीं है। चलिए टाइटेनियम में आ जाइएगा तो ये सेम वही रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आ जाएगा 4s2 और 3d2 आ जाएगा। जहां पर 1 था अब वहां पे 2 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है। ये अब तीसरा वाला देखिए वेनेडियम वाला, तो ये भी वही रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d3। इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप याद कर लीजिएगा। आपसे यही पूछेगा। और भैया जी यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, इनको हम लोग बेटा प्रथम श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है, प्रथम श्रेणी, या करके इसको हम लोग तृतीय श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तृतीय श्रेणी भी कहते हैं। आप इसको भूलना नहीं, ठीक है। जो ये तत्व मैंने आपको बताए हैं इसको हम लोग प्रथम श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रथम श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कीजिएगा, ठीक है। तो आपने इस प्रथम श्रेणी के जो तत्व आते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने यहां पर बता दिया है। आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ मत करिएगा, डी इसका जो कक्षक होता है, डी जो इसका उपकोष होता है वो पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, आपके संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसके साथ साथ इसी में एक पॉइंट और बता दूं कि जो आपका डी वाले कक्षक होते हैं, डी वाले जो ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनको हम लोग अनुचुंबकीय गुण ये लोग दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि इनका बाह्य जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके डी कक्षक में पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है, इसीलिए अधिक से अधिक जितने आपके तत्व होते हैं ये अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर इसकी लास्ट बची हुई है जिसका नाम है विशेषताएं। तो यहाँ पे मैं कुछ विशेषताएं लिख देता हूं जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। यदि मेरा ये चैनल आपको बहुत अच्छे मार्गदर्शन करा रहा है, बहुत अच्छे से आपको आपके जीवन का मार्गदर्शन करा रहा है, तो हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, जिससे आपके क्षेत्र के, आपके यहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब जुड़ सके और ऑनलाइन स्टडी YB के प्लेटफॉर्म बहुत उच्च स्तर तक पहुंचकर अपना नाम रोशन कर सके, जिसमें बहुत से विद्यार्थियों का जीवन टिका हुआ है। चलिए अब भैया हम लोग बात करते हैं विशेषताओं की। किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करने वाले हैं विशेषताओं की। किसकी बात हो रही है, विशेषताओं। अच्छा, अब विशेषताओं का मतलब क्या होता है, जिगर के छल्लो बताइए। विशेषताओं का मतलब होता है कि इसमें कुछ ना कुछ विशेष बात जरूर छिपी हुई है,
इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, विशेषताएं। चलिए पहली विशेषताएं लिखेंगे, ये धात्विक गुण प्रदर्शित करती हैं। भैया ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, ये धात्विक गुण प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती है। अब ये धात्विक गुण क्या होता है, जैसे विद्युत का सुचालक है ना, कठोरता, चमकना, ये सब क्या है, धात्विक गुण है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये धात्विक गुण प्रदर्शित करती हैं। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती है भैया, विद्युत की सुचालक होती हैं, ये धात्विक गुण प्रदर्शित करती हैं। और लिखेंगे ये संकुल यौगिक बनाती हैं। क्या बनाती हैं, संकुल यौगिक बनाती हैं। अब बताओ मेरे जिगर के छल्लों, संकुल यौगिक क्या होता है, जिसको हम लोग उप से संयोजक यौगिक मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसका आईयूपीएससी ने। जैसे यहां लिखा है मैंने K4FeCN का होल 6, इसे कहते हैं उप से संयोजक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, अब ये अब 3 गुण भी आप लिख दोगे तब भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एग्जाम में आप लिख कर आओगे तो कोई भी कॉपी चेक करेगा टीचर, तो आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। बोलिए भारत माता की जय।